वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास। आज की जो क्लास है वो टोटली हमारी आयन पे होगी और इस क्लास में बेसिकली हम लोग आयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयन्स को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। और आयन को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक चीज बता दूं आपको कि आयन से पहले हमारी जो दो टॉपिक छूट गई है, तो मैं मतलब एक टॉपिक है हमारी जो छूट गई है जो कि यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यूज ऑफ मेटल को देखते हैं। धातु का जो है प्रयोग हमारा कहाँ कहाँ होता है इसको हम लोग समझते हैं, इसका नॉन मेटल को समझ लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक आयन की तरफ। ठीक है, आयन बेसिकली हमें बताएगा कि किस तरीके से मेटल जो होती है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है या फिर नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये सारी चीजें जो बिहेवियर्स जो है वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ मेटल्स। पहला यूज जो है जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। देखिए क्या होती है कि कई बार जो हमारा रड होता है आयरन रड, इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यहाँ पर जंग लग जाता है, भूरा कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा आयरन रड के ऊपर। अगर आप इसे छोड़ देते हैं एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में बहुत दिन के लिए, तो स्लो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लेता है, बट ये आपको जंग देखने को मिलेगा। मे बी 1 और 2 मंथ लेटर आपको ये देखने को मिल सकता है। 10 दिन में भी हो सकती है, कंडीशंस होती है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग ये आपका अपीयर होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। आपको पहले इसके पिछले जो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल जब भी आपके एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। अब देखो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये रस्ट भी मेटेलिक ऑक्साइड ही। तो अगर इस मेटल के कांटेक्ट को एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट को अगर तोड़ दिया जाए, दोनों को बैरियर लगा दिया जाए, तो यहाँ पर ये रस्ट बनने से रुक सकता है, मतलब जंग जो है वो हमारा नहीं लगेगा यहाँ पर। तो गैल्वेनाइजिंग बेसिकली वही प्रोसेस है, इसी तरीके का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल को लेते हैं, ये अगर रड है आपके पास, इस तरीके का कोई रड है, तो इसके ऊपर आप क्या करते हैं, प्लेट एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, किसकी? जिंक की। इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी बेसिकली प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग। और बोल सकते हैं कि एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। और ये लेयर कैसा होना चाहिए? तो इनर्ट लेयर होना चाहिए। इनर्ट जो कि क्या हो, ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट ना करे। क्योंकि अगर कोई ऐसा मेटल आप ले लेते हैं या कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता हो, तो फिर वो रिएक्ट करके हमारा क्या हो जाएगा, रस्ट बना लेगा, और फिर अगला जो फर्दर रस्टिंग होगा वो फिर हमारे आयरन में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनर्ट या फिर लेस रिएक्टिव आप बोल सकते हैं। वैसे जो जिंक होती है इनर्ट तो नहीं होती है, लेकिन लेस रिएक्टिव है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर ये रिएक्ट करती है। किससे? ऑक्सीजन से, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से। क्योंकि आपको पता है कि जिंक हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है। पहला हमें यूज समझ में आ गया। सेकंड यूज हम लोग देखते हैं, कॉपर एंड अल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पता है, कॉपर का तार आपने देखा होगा घर में, वायरिंग में यूज होता है। कॉपर का वायर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में हो गया या बहुत जगह पे हम इसका यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉपर एंड अल्यूमिनियम हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकता नहीं है, फ्लो करने में हेल्प करता है। हेंस वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छा कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग मेटल्स पढ़ रहे थे, जो बेस्ट कंडक्टर वो सिल्वर है, गोल्ड है हमारा। लेकिन हाँ, अनदर ये क्या है, एक चीज और है कि ये थोड़ा महंगा है, इसलिए हम यूज करते हैं कॉपर का। थोड़ा सा लेस जो है कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम जाती है आपकी एल्यूमिनियम में, लेकिन कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। डेली लाइफ प्रैक्टिकली हम इसे यूज भी कर रहे हैं अभी। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं, जिरकोनियम मेटल यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। बुलेट प्रूफ जो है ना, स्टील्स जो बनाए जाते हैं, जैसे जैकेट्स जो होती है आर्मी में जो दिया जाता है जैकेट, उसमें जो सीट लगा होता है वो स्टील से बना होता है। और ये सारी जो स्टील्स होती है वो बनाई जाती है आपकी जिरकोनियम का यूज करके। काफी टफ और हार्ड मेटल ये होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है इसका। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। ठीक है, फोर्थ नंबर है आयरन एंड कॉपर। यहाँ पे देखिए आयरन हो गया,
कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सारे मेटल्स का यूज आप क्या करते हैं, घर का जो बर्तन है वो बनाने में यूज करते हैं। आप देख पाएंगे इसको, आयरन का बर्तन तवा आपको मिल जाता है, कॉपर का जो है पतीला मिल जाता है आपको, एल्युमिनियम के जो है पैन्स मिल जाएंगे आपको, और फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। कॉमन सा चीज है। आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाई हैबर प्रोसेस मेथड। ये हैबर प्रोसेस मेथड क्या है? बेसिकली हैबर जो है ये नाम है इस साइंटिस्ट का। एक तो साइंटिस्ट है हमारे हैबर और दूसरे थे हमारे बॉस। इन दोनों ने मिलकर ये वाला जो प्रोसेस है, ये हैबर प्रोसेस का डेवलपमेंट किया था, इसका इजाद किया था इन दोनों ने। अब बेसिकली इसका इजाद क्यों किया गया था? अमोनिया को मास प्रोडक्शन के लिए, अमोनिया जो है अमोनिया गैस है, इसके मास प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है हेवी अमाउंट में, उसके लिए किया गया था इसका यूज, हैबर प्रोसेस का। तो इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो आयरन को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? आयरन को। कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, तेज या धीमा कर सकता है, सपोर्टिव होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो हैबर प्रोसेस जो है, इन्हीं हैबर साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा हैबर प्रोसेस। और ये जो है मास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस के लिए ये वाला प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो आयरन काम करता है। तो यहाँ पे मेटल का यूज है, आयरन मेटल का। क्रोमियम अगेन क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा है, निकल का भी। ये सारा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जब बनाते हैं तो उसके ऊपर जो चमकीला परत होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है किसकी मदद से? क्रोमियम और निकल की मदद से की जाती है। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज टू, अब देखिए कई बार क्या होता है, 6 नंबर को एक बार फिर से समझते हैं। कई बार क्या होता है, स्टील का जब भी हम बात करते हैं तो वो चमकीला सा बर्तन याद आता है हमको, यार ये चमकता हुआ बर्तन। बेसिकली वो चमकीला जो बर्तन, वो जो शाइनी सरफेस है वो क्रोमियम और निकल का बना होता है। और इस परत को चढ़ाने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैथोड और एनोड जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और बिल्कुल ये गैल्वेनाइजेशन की तरह ही है, मतलब प्लेटिंग यहाँ भी है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या? परत चढ़ाना। यहाँ भी क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी परत चढ़ाना है। किसके ऊपर? तो स्टील के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर किसके ऊपर? तो आयरन के ऊपर। 7 नंबर को देखिए, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में आप इसका यूज करते हैं, आपको पता है। स्वीट डेकोरेशन में आप यूज करते हैं, लड्डू वगैरह या कोई भी मिठाई वगैरह होती है तो उसके ऊपर आपको सिल्वर का जो शीट मिलेगा चमकीला, है ना, तो वो जो होता है वो आपका सिल्वर का बना होता है, चांदी का रहता है। 8वें नंबर पर देखिए, लिक्विड मेटल मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स को आप जब देखेंगे या कभी गलती से टूट जाता है घर में तो इस तरीके से मरकरी आपकी बिखर जाती है फर्श पर। दैट इज नथिंग बट द मरकरी मेटल। और ये एक लिक्विड फॉर्म में एकमात्र मेटल है। वैसे एक आध दो और भी है लेकिन सबसे फेमस ये है। मरकरी जो है हमारे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है कहाँ पे? 27 या 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे। थर्मोमीटर्स में इसका यूज होता है। ये रहा हमारा थर्मोमीटर। ठीक है। 9 नंबर में सोडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया। इन तीनों मेटल का यूज होता है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है। और कुछ स्पेस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो अल्यूमिनियम जो फॉइल्स जो होता है, अल्यूमिनियम का जो फॉइल होता है उसका यूज आप क्या करते हैं? मेडिसिन को पैक करने में करते हैं। सिगरेट के पैकेट का आप चमकीला अल्यूमिनियम का फॉइल देख सकते हैं। और यहाँ पर फूड मटेरियल्स जो होती है उसको भी पैक करने के लिए आजकल इसका यूज किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए पहला यूज जो है नॉन मेटल का वो है नाइट्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने में, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने में नाइट्रिक एसिड का डेवलपमेंट, और उसका अमोनिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन एक क्या है? नॉन मेटल। सल्फर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको बनाने में आपका सल्फर का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आप वेजिटेबल घी जो बनाते हैं इसको डालडा बोलते हैं, तो डालडा बनाने में आपका हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है। अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है। और जो कंपाउंड होता है किसका? फर्टिलाइजर्स बनाने में इसी का यूज किया जाता है, अमोनिया का। ठीक है। आगे देखिए, सल्फर यूज फॉर फंगीसाइड्स एंड मेकिंग
गन पाउडर, फंगस जो होता है उसको, डेड फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स बनाए जाते हैं। और जो गन पाउडर बारूद होता है उसको बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है, किसका, सल्फर का यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन की अगर बात करें तो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है हमारा। और सल्फर की अगर बात करें तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में इसका क्या होता है, यूज होता है। अब देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, तो इसमें हमारा एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स गुडईयर, इनका नाम था चार्ल्स गुडईयर। ये जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है इसका इजाद इन्होंने किया था, चार्ल्स गुडईयर ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो नेचुरल रबर हमारा होता है, नेचुरल रबर जो होती है इसमें हमारी इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है। क्या कम होती है, इलास्टिसिटी, मतलब ये जो फैलने का जो क्षमता होता है रबर को खींचने पर ये ब्रेक हो जाता है। मतलब इसमें क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये बहुत कम होती है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब आप खींचोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, नेचुरल रबर। अब इसको इलास्टिक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर का यूज करते हैं। सल्फर को क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में आप यूज करते हैं, किसको, सल्फर को। तो ये आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। अब ये इलास्टिसिटी विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर यू आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। ओके, तो बेसिकली आप जो रबर यूज करते हैं ये बैंड वाला रबर बैंड जो होता है उसमें 2 to 3% जो होता है वो हमारा क्या होता है, सल्फर होता है। 2 से 3% सल्फर होता है। उसी तरीके से अगर 20 से 30% की अगर बात करें सल्फर को आप अगर मिलाते हैं नेचुरल रबर में प्लस नेचुरल रबर, तो इससे जो हमारा बनता है वो बनती है बाइक टायर्स, या फिर व्हीकल्स के जो भी टायर्स हैं वो बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने क्या किया, सल्फर के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं उस तरीके से हमारी जो टफनेस है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, बियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, मतलब कम अमाउंट ऑफ सल्फर अगर आप देंगे इलास्टिसिटी आपको ज्यादा प्रोवाइड होगी। ठीक है, 8वें नंबर पर देखते हैं कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रूप में अगर कार्बन का यूज आप करते हैं तो आप पेंसिल्स में यूज कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पर देख, इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स में तो यूज करते हैं, ड्राई सेल्स में भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट में इस तरीके से आपको दिखेगा, ये वाला बीच वाला। इसके बाद आप पेंसिल के क्या करते हैं, लिड में भी यूज करते हैं इसका। ड्यू टू द इनर्टनेस, नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है, ये आपको पता है। और इस नाइट्रोजन प्रॉपर्टी के कारण इसको प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड मटेरियल्स में यूज किया जाता है। मतलब आप जितने पैकिंग फूड्स देखते हैं, या बात करें कुरकुरे की, चिप्स की बात करें, लेज की बात करें, तो उनमें जो हवा भरा होता है वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, फूड मटेरियल्स। फूड में जो हमारा फैट है, बेसिकली फैट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि ये क्या है, इनर्ट। 10th नंबर में अगर बात करें, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राई नाइट्रो, ये टोलुएंस, ट्राई नाइट्रो टोलुएंस, TNT जो बोलते हैं, एक्सप्लोसिव होता है, धमाका वगैरह करने में इसका यूज किया जाता है, आर्मी वगैरह इसका यूज होता है। तो इसको बनाने के लिए आपका जो यूज होता है नाइट्रोजन का ही कंपाउंड यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग आयंस को देखते हैं। अब ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आयन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा बॉन्ड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं और आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से हमारा तैयार होता है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ से आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयन की डेफिनेशन से। तो आयन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं या कोई सिंगल एटम भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या होगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नहीं तो उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आयन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हमने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज आयन है और दूसरा बोला है कि निगेटिव चार्ज आयन है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले को ही हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन। और जो निगेटिव चार्ज एटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। इसको याद रखना है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो आयन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, और निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे आता कैसे है। अब ये हम लोग देखने वाले कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी भी एटम पे हमारा आता कैसे है, किस तरीके से कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कोई एटम क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है,
तो एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके हम समझते हैं इस चीज को। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा सोडियम, Na से इसको डिनोट करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये होती है हमारी कितनी, एटॉमिक नंबर होती है हमारी 11 इसकी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, या फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटोन की जो संख्या होती है वो इसमें 11 होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, इसमें 11 होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 11 प्रोटोन और 11 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, स्टेबल है हमारी, क्या है, स्टेबल। सोडियम क्या है, स्टेबल है हमारी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, सोडियम का एटम है, न्यूक्लियस है ये सोडियम का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है। और फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के, सेकेंड ऑर्बिट को एल, और थर्ड ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं एम। तो अब देखिए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड वाले में कितना होगा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और थर्ड वाले में देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए क्या करता है ये सोडियम, क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको स्टेबल चाहिए, मतलब नियोन गैस जो होता है, इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ये गेन करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारा, ऑर्बिट ऑफ एन एटम, इसमें या तो आपका क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, और नहीं तो कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। या तो कितने हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, और नहीं तो कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, यही हो सकता है। तो यहां पर देखिए ना तो 2 इलेक्ट्रॉन है और ना तो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले ऑर्बिट में। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है, मतलब ले सकता है किसी दूसरे से। लेकिन इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। किया तो इसने क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज, 7 को इसने लिया क्यों नहीं, क्योंकि देखिए एनर्जी कंसंट्रेशन के हिसाब से ये वाली जो चीज होती है ये गलत हो जाती है। 7 को आप ले नहीं सकते, इसमें ज्यादा एनर्जी लगता है, तो 1 को छोड़ना ही क्या होगा, आसान होगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये वाला ऑर्बिट इसका खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो ऑर्बिट का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑर्बिट होती है वो किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट भी नहीं, ऑर्बिट खत्म। तो अब सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया है कि सोडियम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड वाले में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए लास्ट वाला ऑर्बिट यही रह गया, थर्ड ऑर्बिट क्या है, कट चुका है अभी, ये थर्ड ऑर्बिट था ये खत्म हो चुका है। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या हो चुका है, मिल चुका है। इस तरीके से जब ये सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये छोड़ता है तो इस पे जो है एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने हैं 11, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, अभी लूज कर दिया है। इस वजह से ऐसा करने से इस पे जो चार्ज हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी डोमिनेंट प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11 हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, रिसेसिव हो, 10 हो गए, इसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक। अच्छा दूसरी चीज है कि पॉजिटिव चार्ज ये होता है प्रोटॉन हमारा, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है। तो निगेटिव चार्ज अभी कम है इसमें, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो भाई 11 में से 10 को घटाओ तो 1 ज्यादा है, और ये जो 1 का डिफरेंस आया है ये कौन सा है, ये प्रोटॉन ही तो है। तो 1 पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे आ जाता है, और हम लोग लिखते हैं इसको कि सोडियम जो है वो Na+ बन चुका है। क्या बन चुका है, Na+ बन चुका है। तो ऐसा लिखने से, अभी सोडियम हमने ऐसे लिया था, सोडियम, इस ऐसा लिखने का मतलब क्या था कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है, 11 है। लेकिन ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 10 है। तो इस वाले चीज को, इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं कि ये केटायन है किसका, सोडियम का, ठीक है। ये सोडियम आयन बन चुका है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि आयन ऑफ सोडियम है, ये आयन ऑफ सोडियम है। कौन सा आयन है ये,
तो ये है केटायन, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि केटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। कौन सा एटम होता है? पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो ये केटायन है हमारा सोडियम। तो इस सोडियम के एग्जाम्पल से आपको एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जो मेटल्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है मेटल्स में, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करने की टेंडेंसी होती है। अब इस टेंडेंसी की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा लूज करता है कौन? मेटल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने की टेंडेंसी किसकी होती है? तो इस मेटल की होती है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करने की टेंडेंसी किसकी होती है? तो नॉन मेटल की। किसको ऐड करने की? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सोडियम का स्ट्रक्चर आपने देखा यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? सोडियम का स्ट्रक्चर देखा, किस तरीके से सोडियम जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस बनाता है, ये चीज हमने देखा। तो बेसिकली अभी देखा सोडियम वाले में क्या देखा कि कोई भी जो मेटल होता है, कोई भी जो एटम होता है, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में आपने जो 18 ग्रुप वाला आइटम देखा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल दीजिए इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होता है, या तो नोबल ग्रुप बोल लीजिए या तो बोल लीजिए इनर्ट गैस। इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसा ही बनना चाहता है हर एक जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, इस तरीके का बनना चाहता है, मतलब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आपके हीलियम्स आता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आपका जेनन हो गया, आपका रेडन हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? तो हीलियम का कितना होता है? 2 होता है, इसका 10 होता है, आपको इसका 18 मिल जाएगा, इसका 36 है, इसका आपको 54 और इसका 86 है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा कैसा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, एकमात्र हीलियम है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 8। अब जैसे क्या है, पहला में 2, दूसरा में 8। इस वाले की बात करते हैं तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 8। फिर इस वाले की अगर बात करते हैं 2, 8, 18, 8। फिर इसकी बात करते हैं 2, 8, 18, 18, 8। फिर इसकी बात करते हैं तो 2, 8, 18, 32, 18, 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। या तो 8 है, आपको यहाँ पे देखिए, या तो 8 है और नहीं तो क्या है? 2 है। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये पाना चाहता है। अब ये देखिए 2, 8, 8 कहीं पे लिखा है, हमने 18 लिखा है, एक और 32 यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला जो है, ये अफवाउ प्रिंसिपल होम्स रूल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इसके जस्ट बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये जो चीज है ये हमने बता रखा है एक सेपरेट ट्यूटोरियल में, वहां से जाकर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो उस एग्जांपल्स की बात कर रहे थे तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का। किसकी? Mg। ये है मैग्नीशियम हमारी। तो इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है हमारी 12। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो 12 होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। Mg यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में कितना होगा? 1 और 2। तीसरे में कितना? 2। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका नाम हम लिखते हैं K, दूसरा L और तीसरा M। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, यहाँ पर K है, L ऑर्बिट है और ये M है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो वो भी कितना है? 12 है। तो अभी ये क्या है? बैलेंस है, इनर्ट है, स्टेबल है, स्टेबल एटम है ये। जब हम लिख रहे हैं Mg, ओनली Mg जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? स्टेबल। अब इसमें कोई भी आयंस नहीं है, क्योंकि आयंस आने के बाद क्या अनस्टेबल हो जाता है एटम, और किसी न किसी अदर कंपाउंड या एलिमेंट के साथ वो क्या करना चाहता है? बॉन्ड बनाना चाहता है, बंधन बनाना चाहता है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टेबल है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें क्या है? 12 है। तो लास्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन ये पाना चाहेगा, मतलब चाहेगा कि लास्ट में हमारा कितना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
तो दो काम ये कर सकता है, पहला तो ये क्या कर ले कि 6 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर ले, गेन कर ले, तो भी 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से है यहाँ पे लास्ट वाले ऑर्बिट में। या दूसरा काम ये कर सकता है कि 2 को क्या कर दे, लूज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं। ये काम नहीं कर सकते हैं किसकी वजह से, एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से। एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जो होता है, ये जो होता है ये इम्पॉसिबल होता है, ये नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकली, ये इम्पॉसिबल है। ये मैंने डिस्कस कर दिया है एक ट्यूटोरियल में, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं वहां पे। बेसिकली ये जो होता है, ये वाला अब हमारे पास ऑप्शन बच जाता है कि क्यों ना 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर दे, लूज कर दे। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और जो प्रोटॉन है वो हमारा कैसा है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज को लूज कर दिया। लूज कर दिया मतलब त्याग दिया, इसको लूज कर दिया मतलब क्या कर दिया, त्याग दिया। तो यानी कि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये चेंज हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी हमारे पास कितना है, 12। दो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं mg। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस मतलब दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। तो mg लिखने का मतलब क्या है, स्टेबल एटम है। और ये लिखने का मतलब, ये तो स्टेबल है, और ये लिखने का मतलब है अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अनस्टेबल लिखने का मतलब क्या होता है कि ये आयन इस पे आ चुका है। और कौन सा आयन है, तो ये है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कि क्या है, केटायन ऑफ मैग्नीशियम, केटायन ऑफ मैग्नीशियम। और अगर चार्ज नहीं बताना चाहते तो हम लिख सकते थे आयन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, सिंस मैग्नीशियम आयंस हैज 2 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ज्यादा है यहाँ पे। इसी वजह से क्या है, ये 2 यूनिट का जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमको लिखना पड़ जाता है इसके ऊपर में। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं हम अल्युमिनियम को भी समझते हैं। तो अल्युमिनियम देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या था, मेटल था, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अल्युमिनियम को। तो अल्युमिनियम का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना है, तो भाई एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 13 है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, प्रोटॉन्स पहले लिख लेते हैं। प्रोटॉन्स जो 13 होगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी एटम में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे हमारे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट की अगर बात करते हैं, ये पहला न्यूक्लियस ले लिए, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। तीसरे ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, पहला काम तो ये कर सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ये गेन कर ले, बाहर से ले ले। और दूसरा ये 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, लूज कर दे। एनर्जी कंसिडरेशन से ये वाला काम नहीं कर सकता है, तो ये लूज ही करेगा। ठीक है, क्योंकि 3 को छोड़ने में ज्यादा कम एनर्जी चाहिए बजाय 5 के लेने में, गेन करने में। तो इसलिए से ये वाला काम जो होगा आसान होगा, और यही करता है एलिमेंट, हमारी यही प्रॉपर्टी शो करती है। 3 को ये छोड़ेगा और 3 को चूंकि ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अल्युमिनियम पे 3 प्लस क्या हो गया, चार्जेज आ गया। क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो 13 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कितना हो गया, 10 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन ये इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो अब जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना है, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। 3 निगेटिव चार्ज हमने छोड़ा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 3 पॉजिटिव चार्ज आया तो इसलिए हमने क्या लिखा, Al3+। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा Al3+। समझ रहे हैं इस चीज को। अब इसी को आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमने क्या लिया है, अल्युमिनियम लिया है, इसमें माइनस कर दिया हमने क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो हमको क्या मिला है, अल्युमिनियम पे 3+ चार्ज मिला है।
तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये एल्यूमिनियम एटम था, एल्यूमिनियम एटम था। लेकिन अब जो फाइनली जो रिजल्ट मिला है एरो के राइट साइड में, ये जो रिजल्ट है ये एल्यूमिनियम एटम नहीं है, ये एल्यूमिनियम आयन। ये क्या है, एल्यूमिनियम आयन है, क्योंकि इसके के और एल ऑर्बिट ही बचा। ये जो एम ऑर्बिट था ये खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ऑर्बिट कैसा, के और एल बचा, एम खत्म। तो के में कितना 2, एल में 8। उसी तरीके से इसमें पहले कितना था, के एल और एम था, इसमें 2 था, इसमें 8 था, इसमें 3 था। इसी 3 को इसमें क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये वाला हट गया है यहाँ पे देखिए। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने सोडियम का एक एटम लिया है, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सोडियम का कितना होता है। इसको एनिमेशन से थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर जो होती है इसकी कितनी होती है, हमारी 11 होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। मतलब अभी ये क्या है, स्टेबल एटम, स्टेबल है एटम। यहाँ पर सोडियम, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन का मतलब क्या है, 11 प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन से। तो ये ब्लैक और रेड जो दिख रहा है वो आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन से। ब्लैक, रेड वाला क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो रेड वाला जो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम के। अब देखिए क्या होता है कि इस तरीके से कुछ आपका रिवॉल्व करता होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी कर रहा होता है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं आपके जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, अगर मैं आपको इसको रोक के दिखाना चाहूँ, देखिए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 1, 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के ऑर्बिट बोलते हैं, है ना, के। ये फिर ये एल है और तीसरा कौन सा है, एम है। के है, एल है और एम, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में 2, फिर यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो हो गया। दूसरे वाले में कितना, 8, और यहाँ पर 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। और सारे मूव कर रहे हैं कहाँ पे, आपके जो सारे जो है मूव कर रहे हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन चूंकि ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज करने की टेंडेंसी रखता है सोडियम, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो है, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो है ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और ऐसा जब लूज करेगा तो इसका ये वाला ऑर्बिट हट जाएगा, एज वेल एज ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा। तो इसके पास 2 ही ऑर्बिट बच जाएगी, के और एल ऑर्बिट। देखिए इस तरीके से यहाँ से ये लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, और लूज किया तो ये हमारा ऑर्बिट भी हट गया। तो अब जो ये बना है, ये बना है सोडियम प्लस आयन। आयन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोटॉन तो अभी भी कितना है, 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस वाले नंबर को आप यहाँ से क्या कीजिए, चेंज कीजिए। इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एटम होता है। नेगेटिव चार्ज इसने क्या किया है, लूज किया है। तो नेगेटिव चार्ज जब भी आप लूज कीजिएगा तो आप पॉजिटिव बनिएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बनिए। वैसे भी नेगेटिविटी को हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने जीवन से त्यागते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिला, ये सोडियम प्लस आयन मिला। ठीक इसी तरीके का एनिमेशन हमने अगले स्लाइड में बनाया है, और ये हमने बनाया है मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैग्नीशियम में कितने एटम्स है। तो ये हमारे पास के है, एल है और ये एम ऑर्बिट है। के में कितना है, 2, एल में कितना है, 8, और एम में कितना है, 2। 2 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको ये दिखेगा। तो देखिए तो रेड वाला जो 2 है ये लूज करेगा, और रेड वाला 2 लूज करने के बाद 2 इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस तरीके से ये लूज हो गया दोनों, और ऑर्बिट हमारा गायब हो जाएगा यहाँ से।
अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है वो सिर्फ बचा है हमारे पास 10, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 8। और ये जो m ऑर्बिट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये m ऑर्बिट खत्म हो चुका है क्योंकि ये गायब हो चुका है। जिस लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो गायब हो चुका है। तो अब ये बन गया हमारा कौन सा आयन, Mg2+ आयन। ये आयन ये बन चुका है, ये देखिए Mg2+ है। ठीक है। अल्युमिनियम में भी सेम इसी तरीके का चीज है। देखिए अल्युमिनियम के फर्स्ट ऑर्बिट में ये हमारे पास K है, L है और ये M है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कीजिए। देखिए रेड वाला हमारे पास 3 है। देखिए पहले ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 है और तीसरे में हमारे पास क्या है, मैं इसको रोक के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहले ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में मतलब हम लोग बोल रहे K में 2, L में 8 और M में कितना 3। तो ये 3 को क्या करेगा, लूज करेगा। 3 को लूज करेगा तो M जो ऑर्बिट है ये भी इसका क्या होगा, गायब होगा और हमारे पास जो आयन बनेगी वो बन जाएगी आपकी कौन सी, Al3+। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे लूज हो जाते हैं यहाँ से और लास्ट वाला ऑर्बिट भी हट जाता है और जो आयन बनती है हमारी कौन सी बन जाती है, Al3+ बन जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ ये टेबल्स हमने लिया है और यहाँ पर हमने सजाया है कुछ ऐसे एलिमेंट को, मतलब मेटल्स ही हैं, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, इसमें नॉन मेटल्स नहीं है क्योंकि अब लूज की हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे मेटल्स, वैसे एलिमेंट्स जो लूज करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को जब भी लूज किया जाएगा तो उस पर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज। देखिए सारे पे पॉजिटिव है, सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, एल्युमिनियम पे, पोटेशियम पे, कैल्शियम पे, सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कुछ एटम्स है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके। और लास्ट में जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लूज करेंगे, ये लूज करेंगे और यहाँ पे देखिए जितना ये लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 लूज किया है यहाँ पे, कितना लूज किया आउटर मोस्ट में, 2, 2 लूज किया तो 2+, 3 लूज किया तो 3+, 1 किया तो प्लस और 2 किया तो माइनस। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप दिखा सकते हैं। सोडियम पे 1 डॉट दे दीजिए, इसका मतलब इसने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है। मैग्नीशियम पे 2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, इलेक्ट्रॉन है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, पोटेशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 और कैल्शियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, सारे को एक लिस्ट में करके दिखा दिया है। इसको आप समराइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेसिकली देखने वाले हैं, अभी हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कीटायन, तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन को। हम लोग देखेंगे तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन को। कीटायन तो हमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ एनायन को चलिए देखते हैं। एनायन जो है वो बनाते हैं, हमारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एनायन बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और डिस्कस कर दूं कि अगर आपके इफ यू हैव एन एलिमेंट which have 1, 2 and 3 electrons in outermost orbit, then they will always lose electrons। इस पॉइंट को आप याद कीजिए, रिमेम्बर, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट थे हमारे, या तो 1 है, 2 है, नहीं तो 3 है, 1 है, 2 है, नहीं तो 3 है, सारे के पास। तो अगर 1, 2 या 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे, नहीं तो 2 नहीं तो 3 होंगे, अगर ऐसे होंगे तब ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। किसको लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर 5, 6 और 7 होगा तो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है। अब हम लोग बेसिकली अभी जो टॉपिक करने जा रहे हैं इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन को लिखने वाला है। ठीक है।
यहाँ पर हम लोग लेते हैं, एक हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन समझते हैं जो कि हमारा क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, और इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर जो है इसकी वो आपकी हो जाती है, हिट हो गई, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, सबसे पहले प्रोटॉन लिख लेता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने। तो ऑब्वियसली सेम होगा, जितना प्रोटॉन उतना 8 यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस पार्ट होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियस पार्ट है। ये मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पर पहला वाला जो है ये ऑर्बिट होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे वाले ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 होंगे, पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले में 2 और दूसरे में कितना, पहले वाले में कितना 2 और दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 2 काम कर सकता है, पहला तो ये कर सकता है, ये लूज कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन को। इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा तो ये कर सकता है कि गेन कर सकता है, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। या तो 6 को क्या कर दे, छोड़ दे, और 2 को क्या कर दे, यूज कर दे, गेन कर दे, ठीक है। आपको बताया था कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके इनर्ट गैस की तरफ आना चाहता है। मतलब इनर्ट गैस बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, नोबल गैस की तरह ये क्या करता है, नोबल गैस की तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िग जो है वो पाना चाहता है। कौन, कोई भी हमारा मेटल्स या नॉन मेटल इसकी तरह बनना चाहता है। तो आप ऑक्सीजन को देख के अंदाजा लगाइए कि 8 तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसी के आसपास कोई नोबल गैस है क्या, तो हाँ, नियोन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 10 होता है। मतलब यहाँ पर अगर नियोन का 10 होता है तो के और एल 2 ऑर्बिट होता होगा, इसमें पहले में 2 और दूसरे में क्या 8 होता होगा। लेकिन इसके में ऑक्सीजन की बात करें तो के एल ऑर्बिट है, जिसमें पहले में 2 है, दूसरे में 6 है। यानी कि 2 एटम्स अगर इसको मिल जाए तो ये नियोन की तरह क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकता है ना। इसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन को ये गेन कर सकता है। तो ये वाला जो लूज जो है ना, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो ये वाला जो है केस ये पॉसिबल नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स जो होती हैं, नॉन मेटल्स हमेशा क्या करती है, गेन करती है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, तो भाई निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई गेन करता है तो उस पर कैसा आयन बनता है, तो निगेटिव आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, निगेटिव आयन बनता है। और निगेटिव आयन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। मतलब ये के है और एल ऑर्बिट में इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 को और ये शामिल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये और लेके आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 यूनिट निगेटिव चार्ज इस पे और आ गया है। तो अब जो होगा हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है 2 माइनस, इस तरीके से आप लिखिएगा। तो ये कहलाएगा आयन ऑफ ऑक्सीजन, आयन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर इसको लिख सकते हैं कि एनायन ऑफ ऑक्सीजन, एनायन ऑफ ऑक्सीजन। अब आयन लिखने से ये पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, किस तरीके का आयन है ये। लेकिन एनायन लिखने से ये साफ जाहिर है आपका कि ये निगेटिव आयन, किस तरीके का आयन है, निगेटिव आयन। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर अगला बात करूं तो आप यहाँ पर एक ले सकते हैं, नाइट्राइड्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरा लेना चाहें तो आप यहाँ पर क्लोरीन को ले सकते हैं। किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर जो होती है वो होती है हमारी 17। क्या होती है, 17। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है हमारी 17। और इसी के आसपास आप देखिएगा तो जो आर्गन होती है, आर्गन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 18। ये क्या है, नोबल गैस है, तो इसकी कितनी होती है, 18 होती है। तो इसकी तरह ये बनना चाहेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना 17, यानी कि के एल एम 3 ऑर्बिट होगा, 2 8 10 हो गया और यहाँ पर 7 होगा। उस तरीके से अगर इसमें बात करें आर्गन में, तो यहाँ पर के एल एम 3 ऑर्बिट होगा, 2 8 8, इसका तो स्टेबल ये पूरा है। इसकी तरह अगर ये बनना चाहेगा तो देखिए ये हमारे पास क्लोरीन का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी सारे ऑर्बिट को नहीं दिखाया, सिर्फ आउटर मोस्ट को दिखाया हमने। एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो इसका काम जो है वो आसान हो सकता है, मतलब स्टेबल ये बन सकता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर लेता है, और ऐसा करने से हम लोग लिखते हैं क्लोरीन निगेटिव, मतलब माइनस चार्ज। 1 माइनस ना लिखे हम लोग सिर्फ लिखते हैं निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनायन ऑफ क्या है, एनायन ऑफ क्लोरीन। मतलब क्लोरीन तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल बन गया, किसका, क्लोरीन एटम का। किसका, क्लोरीन एटम का। अगर हमने सिर्फ Cl लिखा था तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं 17। ठीक है, लेकिन अभी क्या था, अभी देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 नहीं रहेगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक कम गया, नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया, इसी वजह से यहाँ पे -1 आ गया है। उसी तरह से ऑक्सीजन में देखिए 2 हमने यहाँ पे ऐड किया था, एक ये वाला और एक ये वाला मान लीजिए हमने ऐड किया। तो पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे 8 थे, लेकिन अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर 10 हो गया। तभी हमारा 2 नेगेटिव चार्ज क्या हो गया था, ऑक्सीजन पे बढ़ गया था। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।